नमस्कार, मैं आनंद राज आपका स्वागत करता हूं आपके प्रिय यूट्यूब चैनल रेल मदद पर। अनुशासन और अपील नियम के तहत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के पैरा नंबर 18/2 का। रेलवे कर्मचारियों के द्वारा जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। डिप्टी सीपीओ हेडक्वार्टर सीएसटीएम के लेटर दिनांक 11/6/2018 के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी 2 मंथ के बेसिक से ज़्यादा की संपत्ति चल या अचल संपत्ति खरीदता है तो उसे रेलवे प्रशासन को इसकी सूचना देना आवश्यक है। यहाँ पे कोई भी रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार के जो सदस्य हैं, अगर वह किसी के नाम पर भी कर्मचारी के 2 महीने के बेसिक से ज़्यादा की संपत्ति खरीदता है तो उसे रेलवे प्रशासन को इसकी सूचना देना या उसका परमिशन लेना अति आवश्यक है। अगर कोई कर्मचारी कोई घर खरीदता है या कोई वाहन खरीदता है जिसका मूल्य कर्मचारियों के 2 महीने के बेसिक से ज़्यादा है, ऐसे में उसका परमिशन लेना आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग चल और अचल संपत्ति के बारे में अलग अलग थोड़ा बात करते हैं। कोई भी अगर कर्मचारी अचल संपत्ति खरीदता है, जैसे कोई कर्मचारी फ्लैट खरीद रहा है, तो वैसे में उस कर्मचारी को एग्रीमेंट होने के बाद कर्मचारी एनओसी लेने के लिए प्रशासन को एक आवेदन देगा और उसमें कर्मचारी सारा डिटेल अपना देगा। प्रॉपर्टी ऑनर है उसके साथ अगर कर्मचारी एग्रीमेंट करता है तो उसमें सारा कुछ डिटेल्स आ जाते हैं। उस एग्रीमेंट से पता चलेगा कि कर्मचारी कितने का घर खरीद रहा है और उसके जैसे कर्मचारी अगर 15 लाख का एग्रीमेंट किया है, 15 लाख का घर कर्मचारी खरीद रहा है, तो वो 15 लाख कर्मचारी कहाँ से ला रहा है इसका पूरा डिटेल देगा। सपोज करें कि कर्मचारी 10 लाख रुपया लोन लिया तो लोन उसका सैंक्शन अमाउंट, बैंक के द्वारा सैंक्शन अमाउंट का रिसीट है वो उसको देना होगा। कर्मचारी अपने सेविंग अकाउंट से अगर 2 लाख रुपया लाया तो 2 लाख रुपया उसके बैंक सेविंग अकाउंट में जो जमा है तो उस बैंक का पासबुक उसे जमा करना होगा। कर्मचारी अगर अपने पिता से कुछ पैसा उधार ले रहा है तो उसमें कर्मचारी को अपने पिता के साथ एक एग्रीमेंट करके दिखाना होगा और उसमें स्पष्ट लिखना होगा कि ये पैसा कर्मचारी कितने दिनों के बाद वापस करेगा और उस पर क्या कोई इंटरेस्ट लेगा। तो जनरली ये होता है क्योंकि पिता तो कोई इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो उस एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखना पड़ता है। कर्मचारी के जो पिता हैं वो उस पर ये लिखेंगे कि मैं अपने पुत्र को विदाउट इंटरेस्ट इतना पैसा दे रहा हूँ और पुत्र को पैसा हो जाएगा तो मुझे वो धीरे धीरे वापस कर देगा। और या उसी एग्रीमेंट में जो कर्मचारी है उसे भी ये बताना होगा कि मैं अपने पिता से इतना पैसा उधार के रूप में ले रहा हूँ जिस पे कोई इंटरेस्ट मैं उन्हें नहीं दूंगा और जब जैसे ही मुझे ऐसा होता है मैं उसे उन्हें रिफंड कर दूंगा। तो ये सब क्लियर होनी चाहिए एग्रीमेंट में। और ये सारा कुछ जब पैसा का डिटेल वो भरते हुए डीआरएमपी को एक आवेदन देगा। एप्लीकेशन जो है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम अकाउंट का लिंक है उसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कर्मचारी डीआरएमपी को एक आवेदन देगा, ग्रुप क्लर्क है वो उस एप्लीकेशन और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स, कर्मचारी का सारा डॉक्यूमेंट्स तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और उसे थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, इसमें उसके जो सुपरवाइजर हैं उसके द्वारा फॉरवर्डिंग होनी चाहिए तथा सारा पेपर जो है वो कर्मचारी के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो क्लर्क है वो एक नोट तैयार करेगा और उस नोट को एपीओ के माध्यम से ब्रांच ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ब्रांच ऑफिसर हैं। ब्रांच ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और वो कर्मचारी को एनओसी दे सकते हैं। अगर ब्रांच ऑफिसर को किसी बात पे संदेह है पैसे के, इसमें प्रशासन जो है पैसे का लेन देन को ही ध्यान में रखती है, उसको उसकी जांच करती है। ब्रांच ऑफिसर को पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी नजर आती है तो चाहे वो
कुछ और डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं अथवा उसे एनओसी दे सकते हैं। फाइल वापस आने के बाद जो ग्रुप क्लर्क हैं वो उसे एक एनओसी देंगे और वो एनओसी के बाद कर्मचारी जो है अपना सेल डीड कर सकता है। यहाँ एग्रीमेंट और सेल डीड ये हमेशा याद रखिए, एग्रीमेंट जो होता है वो आप पहले कर सकते हैं, लेकिन सेल डीड जिसे हम लोग रजिस्ट्री भी बोलते हैं, तो रजिस्ट्री जो है वो तभी आप करें जब आपके एप्लीकेशन देने के बाद या तो एनओसी मिल जाए या फिर 1 महीना का समय खत्म हो जाए, तभी आप सेल डीड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप इसमें असफल रहते हैं, तो आपको घर खरीदने के बाद उसका इनकम टैक्स में वो बेनिफिट लेते हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है। और दूसरा, आपको चार्जशीट दिया जा सकता है, क्योंकि आपने रेलवे के परमिशन के बिना कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा है, तो इसके लिए आपको कम से कम SF11 तो मिल ही सकता है। तो इस बात का हमेशा याद रखें कि बिना प्रशासन की अनुमति के कुछ भी ऐसा काम ना करें। दूसरा होता है जब कर्मचारी चल संपत्ति खरीदता है, तो ऐसे में है कि कर्मचारी प्रॉपर्टी खरीदने के 1 महीने के अंदर, यहाँ क्लियर है, प्रॉपर्टी खरीदने के 1 महीने के अंदर, मैंने कर्मचारी जो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई कार अगर खरीद रहा है तो कर्मचारी कार खरीद सकता है, खरीदने के 1 महीने के अंदर उसे प्रशासन को नोटिंग कराना पड़ेगा, मतलब उसे नोट कराना पड़ेगा कितने का कार खरीदा है, उसका पेपर, साथ में वो पैसा कहाँ से लाया उसका पेपर, वो सब DRMP के पास जमा करे और सेम वही प्रोसीजर होगा जिसमें नोट बनेगी, APO के माध्यम से ब्रांच ऑफिसर तक जाएगा और ब्रांच ऑफिसर नोट कर लेगा। तो ये प्रोसीजर है जिसमें कर्मचारी किसी भी विवाद से, किसी भी प्रकार के आने वाली कठिनाइयों से बच सकता है। कभी भी आप अगर कोई विजिलेंस के साथी है तो उस समय भी ये सारा कुछ चेक होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपने परमिशन लिया कि नहीं लिया। अगर आप विदाउट परमिशन कुछ सामान खरीद रहे हैं तो फिर आपकी जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ सकती है। सेम प्रोसीजर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप किसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कितने का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये सब आपको नोटिंग कराना पड़ेगा, प्रशासन को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करें। आपके क्लिक करते ही जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। हर साल कर्मचारियों को अपना पूरा चल और अचल संपत्ति इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को देनी पड़ती है। नए कर्मचारी ज्वाइन किए हैं रेलवे में, उन्हें भी अपनी भी चल और अचल संपत्ति है उसकी जानकारी रेल प्रशासन को देना आवश्यक है। कर्मचारी कई बार सोचते हैं कि अगर उनके नाम पे संपत्ति है तभी वो उसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को देंगे, लेकिन आप यहाँ स्पष्ट किया गया है कि रेलवे कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य किसी के नाम पे भी कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति खरीदी जाती है अथवा बेची जाती है तो इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को देना आवश्यक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, जिससे आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखें। अनुशासन और अपील नियम के सीरीज में छोटे इम्पोर्टेंट बातों पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मेरी तरफ से वह सभी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी जो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।